हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। मैं हूं गुरविंदर सिंह। हम कर रहे थे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस। हमने एक नई यूनिट स्टार्ट की थी कि इंडियन डेमोक्रेसी में क्या बैरियर्स हैं, क्या रुकावटें हैं, क्या चीजें हैं जो इसको कम कर रही हैं। तो आज हम इसमें एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, नया चैप्टर लेकर आए हैं। तो इसका नाम है टेररिज्म। इसके अलावा क्रिमिनलाइजेशन इन इंडियन पॉलिटिक्स और तीसरा है करप्शन। ये तीन टॉपिक अपने इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टेररिज्म से। क्या होता है टेररिज्म का मतलब? तो सबसे पहले देखो, टेररिज्म है जो जिसको अपने बोल देते हैं आतंकवाद, वो कोई हमारे देश में आज से या कुछ 20-30 साल से नहीं है। ठीक है, जो अपने बोलते हैं ना मॉडर्न टेररिज्म, वो तो है 20-30 साल से, लेकिन जो टेररिज्म है वो एंशियंट टाइम से ही चला आ रहा है। अब टेररिज्म कहते किसको है, टेररिज्म का मतलब क्या है, पहले अपने वो देखते हैं। ठीक है, पहले अपने देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। तो टेरर जो वर्ड है, ये वर्ड लैटिन वर्ड से आया है और इस वर्ड का मतलब है टू मेक वन ट्रेम्बल, यानी किसी आदमी को, किसी इंसान को डराना, यही है टेररिज्म। ठीक है ना। इनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं भी पूरी दुनिया को मार देंगे, या दुनिया को मार कर इन्हें कुछ तमगा नहीं जीतना है। इनका मतलब है लोगों के मन में इनका डर हो। ठीक है, अब टेररिज्म कब से चला आ रहा है? देखो, डराना तो बहुत टाइम चला आ रहा है। अब डरा क्यों रहे हैं, इसके लिए भी अलग अलग कंसेप्ट हैं। कुछ लोगों को लगता है कि वो अपने रिलीजन, अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं, वो अपने रिलीजन को पूरी दुनिया में फैलाना चाहते हैं, इसलिए डरा रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनके देश ने, उनकी कंट्री ने उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया है, उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया है, जो उनको मिलना चाहिए था, जो रिसोर्सेज वो उनको नहीं मिले हैं, तो उसके लिए वो लड़ाई कर रहे हैं। तो गरीब लोग हैं, वीक लोग हैं, जिनको सोसाइटी में इक्वालिटी नहीं मिली है, उनको लाने के लिए पावर के खिलाफ, उनके विरुद्ध एक कन्फ्लिक्ट है, एक संघर्ष है। कई ये मानते हैं, कई टेरर का मतलब मानते हैं कि ये एक वेपन है वीक का पावरफुल के अगेंस्ट। ठीक है ना, ये बड़ी मानते कई लोग। जो टेररिज्म है वो खुद क्या मानते हैं, हम क्या है, वो मानते हैं कि ये जो है द वेपन ऑफ वीक अगेंस्ट पावरफुल। ठीक है, कुछ लोग मानते हैं कि ये एक आजादी की लड़ाई है। हम कुछ लोगों को, कुछ कंट्रीज को, कुछ पार्ट्स को सॉवरन करना चाहते हैं, उनको देश से अलग कराना चाहते हैं, क्योंकि वो उस देश में एक गुलाम की तरह रह रहे हैं, तो उनको अलग कराना है, स्लेव की तरह उनको अलग कराना है, उनकी लड़ाई है। तो अलग अलग कॉन्स्पिरेसीज है, अलग अलग थ्योरीज हैं, कोई कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है। तो अपने देखते हैं कि जो वर्ल्ड में टेररिज्म स्टार्ट कैसे हुआ था। ठीक है, जब भी वर्ल्ड की बात आती है, टेररिज्म की बात आती है, तो याद करते हैं अमेरिका को, क्योंकि टेररिज्म से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका जुड़ा हुआ है पूरी दुनिया के टेररिज्म से। चाहे उनकी कंट्री में आज के टाइम में इतना टेररिज्म नहीं है, लेकिन वो जुड़ा हुआ है। देखते हैं अपने कि क्या है वर्ल्ड पर्सपेक्टिव और टेररिज्म क्या है। देखिए, विश्व परिदृश्य क्या है आतंकवाद का, वर्ल्ड पर्सपेक्टिव क्या है टेररिज्म का, ही देखते हैं अपने। तो देखिए, एक कंट्री है, नाम है उसका अमेरिका। ठीक है, आज के टाइम में वो कैसा ही है, कितना ही वो अपना डेवलप है, देखो डेवलप तो शुरू से ही है, कितना ही आगे है, कितना ही अपने आप को वर्ल्ड लीडर बोल रहा है। वो किसी टाइम में क्या था, जो टेररिज्म है उसका वो सपोर्टर था। देखो, टेररिज्म हर वक्त आज की तरह नहीं था। टेररिज्म क्या है, अपने से कमजोर को या फिर उनको डराना,
जो इतने ज्यादा पावरफुल नहीं है, उनको किसी ऐसी चीज से डराना या लड़ाई करना, कन्फ्लिक्ट करना, राइट्स करना, संघर्ष करना, ये एक टाइप से टेररिज्म की डेफिनेशन है। अलग अलग लोग, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस अपने हिसाब से टेररिज्म को डिफाइन करते रहते हैं। अब अमेरिका क्या करता था शुरू में, इनिशियल स्टेजेस में क्या था, अमेरिका टेररिज्म है जो, तब ये वर्ड नहीं इतना था, लेकिन अमेरिका वो टेररिज्म को सपोर्ट करता था, उनको उनकी प्रेज करता था। अमेरिका कहता कि ये टेररिज्म नहीं है, ये तो अपनी अपनी कंट्री के फ्रीडम फाइटर्स हैं, ये बात बोलता था अमेरिका। अमेरिका ने इसको बड़ा सपोर्ट भी किया टेररिज्म को। जैसे पाकिस्तान है, पूरी दुनिया को पता है टेररिज्म में आगे है, टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है, टेररिज्म फैलाता है, लेकिन अमेरिका को नहीं लगता था ये करता है, वो इसको सपोर्ट करता था। ऐसे ही इराक में या अफगानिस्तान में अलकायदा में पहले, बाद में नहीं, पहले अमेरिका को लगता था कि ये लोग फ्रीडम फाइटर्स हैं, इनको अपने देश में अपने हक चाहिए, इसके लिए लड़ रहे हैं। अमेरिका ने कभी भी इनको टेररिस्ट नहीं माना था। लेकिन हुआ क्या, तालिबान का जो फिनोमेना है उससे पता चलता है। देखो, पहले तो अमेरिका ने इन सबको किया नॉरिश, इनका लालन पालन किया, इनको आगे बढ़ने में मदद दी, इनडायरेक्टली इनको हथियार भी सप्लाई किए। देखो आज भी हो रहा है, जैसे मान लो सीरिया है, सीरिया में आपको पता है बड़ी वो है, अनार्ची है वहां पर आज के टाइम में, तो वहां पर एक है कुर्द फोर्स है। अब सीरिया का पड़ोसी है, उनका नेबर है तुर्की, टर्की। अब वो मानते हैं कि जो कुर्द है वो टेररिस्ट हैं। अमेरिका बोलता है कि जो कुर्द हैं वो लोकल फाइटर्स हैं जो अपनी आजादी के लिए लड़ रहे हैं। मतलब अपने हिसाब से, अपने फायदे के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए वो कुछ भी डिफाइन कर देता है। एक बड़ी फेमस लाइन गई थी, मुझे याद नहीं आ रहा किसने, अमेरिका के ही एक थे वो पॉलिटिशियन, उन्होंने कहा था कि अमेरिका ना तो किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन है। अमेरिका वहां खड़ा है जहां पर उसको फाइनेंशियली इंटरेस्ट मिल रहा है, जहां पर उसको 2 रुपए का फायदा है, वहां पर अमेरिका खड़ेगा। ठीक है, ना उसका कोई परमानेंट दोस्त है ना कोई उसका परमानेंट दुश्मन है। ये आज के कहने की बातें हैं कि तालिबान कल तक उसका दुश्मन था, आज उसका दोस्त हो गया। इराक, ईरान है या पाकिस्तान है या जहां भी अपने बात करते हैं, वियतनाम है, जापान है, इजराइल है, ये जो सारी कंट्रीज हैं, इनके साथ इसकी कोई लड़ाई ये नहीं कि वो कोई सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं या जो ह्यूमैनिटी की लड़ाई है, ये सब है फाइनेंशियली इंटरेस्ट। जहां पर इसको फायदा दिखेगा उसके साथ हो जाएगा ये, ठीक है ना। अब इसके बारे में अपन देखते हैं, इसका एक आता है तालिबान फिनोमिना। ये क्या है, देखिए तालिबान अफगानिस्तान में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको टेरर ऑर्गेनाइजेशन को भी मानते हैं, आज के टाइम में कई नहीं भी मान रहे हैं। वो मान रहे हैं कि वहां के एक फ्रीडम फाइटर्स हैं या वहां के ऐसे इंटेलेक्चुअल्स हैं जो आगे आगे सत्ता को, पावर को संभाल सकते हैं, ऐसा मानते हैं। अमेरिका भी अब ऐसा मानने लग गया है। तो स्टार्टिंग में क्या था, अमेरिका ने उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया, क्या ठीक है जो हो रहा है अच्छा है, पाकिस्तान को हथियार सप्लाई किए। और स्टार्टिंग में अमेरिका ने ना तालिबान को सपोर्ट किया। उसने सपोर्ट इसलिए किया क्योंकि उस समय ये जो रीजन था ये था यूएसएसआर का। ये रीजन किसका था, यूएसएसआर। यूएसएसआर सोवियत यूनियन बोलते हैं, जिसका हेड था रशिया, ठीक है। कोल्ड वॉर इरा, देखिए आपको मैं स्टोरी शुरू से बताता हूं, सारा बताने पड़ेगी अभी। देखिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद दुनिया 2 पोल्स में बंट गई, एक तरफ थे यूएसए वाले और एक तरफ थे रशिया वाले, ठीक है। रशिया ने बना लिया यूएसएसआर, बड़ा पावरफुल हो गया।
तब इनके अंदर कोई डायरेक्ट वॉर नहीं हुई, कोल्ड वॉर हुई। मतलब अपने जासूस इधर भेज दिए, इधर भेज दिए, यहाँ पर इसने दंगे करवा दिए, इसने इधर करवा दिए, इसने इधर कोई इनके प्लांट तोड़ दिए, इसने इधर कोई फैक्ट्रियां चला दी इसकी। मतलब ऐसे छुटपुट लड़ाइयां जो देश को अंदर से खोखला करें, ऐसी लड़ाइयां हो रही थी। इसको बोल दिया गया कोल्ड वॉर। अब कोल्ड वॉर में क्या डायरेक्ट वॉर नहीं होती है, छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती हैं, या इनडायरेक्टली इसका कोई मान लो दुश्मन है, ठीक है, उसने इसको मारना है, इस पर हमला करना है, इसके पास ना इतनी पैसे है, ना पावर है, ना वेपन है, ये सीधा करेगा नहीं, ये सीधा दुश्मनी मोल लेना नहीं चाहता, तो ये क्या इसको सपोर्ट करेगा, जाके मार के उसको, तो तुझे वेपन दे रहा हूं, हथियार दे रहा हूं। तो ऐसे काम करता था अमेरिका, ठीक है। आज के टाइम में अमेरिका अपना दोस्त है, वो भी उसका लालच है, अपना भी लालच है, अपने उसके साथ अपने फायदे के लिए जुड़े हैं, वो भी हमारे साथ अपने फायदे के लिए जुड़े हैं। सब बात है इंटरेस्ट की, जिसको जहां पर फायदा मिलता है वहां जाता है, हर कंट्री की यही पॉलिसी है, ठीक है। अब क्या है, यूएसएसआर को खत्म करने के लिए, यूएसएसआर लगभग 19 देशों में था, जिसमें कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, है ना, ये सभी कंट्रीज थी, अफगानिस्तान तक सब कुछ था, यहां तक, ठीक है। अब अफगानिस्तान के अंदर क्या था, वहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था तालिबान। अब तालिबान का मानना था कि अफगानिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट है वो सही नहीं है, यहां पर हमको रहना चाहिए, इसकी जगह हम देश चलाएंगे, हम बेटर तरीके से, बेटर पॉलिसीज के साथ, अच्छी तरह से एक यूनिफॉर्म तरीके से देश चला सकते हैं। और इन्होंने इसके खिलाफ कर दिया कॉन्फ्लिक्ट, विद्रोह, संघर्ष, अपोज कर दिया इसको। अब उस वक्त क्या था, ये रशिया के सपोर्ट में था अफगानिस्तान। तो यूएसए ने क्या किया, अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है इसको सपोर्ट करना चालू कर दिया, ताकि इनडायरेक्टली इस पर असर पड़े, क्योंकि ये अगर इधर आएंगे, इस पावर में आएंगे, तो इनको तो असर पड़ेगा। अब जब धीरे धीरे ऐसे करके तालिबान आ गया पावर में, ये होगा स्ट्रॉन्ग, तो इसके जो तरीके बदल गए। तो यहां पर इसका एक आदमी था, उसका नाम आपने सुना होगा, लादेन। तो लादेन ने एक हमला करवा दिया, उसका नाम था, दुनिया का सबसे बड़ा हमला बोलते हैं, लेकिन उससे बड़े हमले हो चुके हैं। वो तो क्या, एक बड़े ही पावरफुल कंट्री यूएसए, यहां पर हमला हो गया। इसलिए देखो, करोड़ों लोग अफगानिस्तान में भूखमरी से मर जाते हैं, कितने मारे जाते हैं, लेकिन अमेरिका में एक गोली चल जाती है तो सुर्खियों में आ जाती है, ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। क्यों? वो पावरफुल कंट्री है, कांगो है, या फिर वो मरक्को देश है अफ्रीका में, वहां पर क्या है, बड़े बड़े लड़ाके हैं, वो लोगों को मार रहे हैं, इतना ठीक है, एक छोटी सी न्यूज आती है। लेकिन अमेरिका में खाली गोली चल जाए तो न्यूज बन जाती है कि अमेरिका में गोली चली, ठीक है ना, क्योंकि ये कंट्री पावरफुल है, इसको न्यूज में रहना आता है, ठीक है। अब क्या हुआ, बात थी 9/11, मतलब इधर डेट लिखते हैं, उल्टी लिखते हैं, मतलब 11 सितंबर 2001। इस दिन क्या हुआ, अमेरिका की जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स थी, अंपायर स्टेट बिल्डिंग्स, यहां पर आकर एक बड़ा जहाज टकरा गया, और वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, इस जहाज को हाईजैक किया गया था कुछ टेररिस्ट द्वारा, और जानबूझकर ऐसे टकराया था ताकि नुकसान हो और अमेरिका को पता चले कि हम लोग भी हैं, डर पैदा करने के लिए ये हमला हुआ था। उसके बाद अमेरिका जागा और उसने वापस अफगानिस्तान पर हमला करके तालिबान को जड़ से उखाड़ दिया। मतलब वहां की पावर से, वैसे नहीं, वहां की पावर से तालिबान को बाहर निकाल दिया। तब से लेकर आज तक अमेरिका और रशिया एक तरीके से ना सो कॉल्ड आजादी भी अफगानिस्तान को पीसफुल कंट्री बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उधर से यूएसए की आर्मी आ जाती है, उधर से रशिया की, डायरेक्ट तो लड़ते नहीं है, यहां पर लड़ रहे हैं आकर। अब एंड ऑफ द डे क्या है, 20, 15, 17, 18 साल हो गए हैं इसको लड़ते हुए, लगभग $50 बिलियन का खर्चा हो चुका है अफगानिस्तान में।
लगभग 50,000 सोल्जर्स हैं इसके यहाँ पर। अब इसको लगा कि हमारे तो मतलब हो गए पूरे, हमने जिन टेररिस्ट को मारना था उनको दिया मार। तो अब अमेरिका क्या कर रहा है, तालिबान को कह रहा है वापिस आप अफगानिस्तान में आ जाओ, हम आपको ये पावर आपको हैंड ओवर करके जाना है, ये बात हो रही है। अब ये टेररिस्ट के साथ हाथ मिला रहे हैं, ठीक है ना। मतलब पता चल रहा है कि ये जो खेल है राजनीति का, पॉलिटिक्स का, ये सिर्फ अपने इंटरेस्ट पर है, ठीक है। अपने आगे चलते हैं, और क्या है वर्ल्ड में आगे, और भी वर्ल्ड में कई टाइप की ये जो टेररिज्म चल रहा है, जैसे ISIS, इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया। यूरोप में दो कंट्रीज हैं, एक है ऐसे इराक, इसके साथ जुड़ी हुई है एक सीरिया, दो कंट्रीज हैं। एक ग्रुप था, इसका नाम था पहले ISI, जो कि बाद में ISIS बन गया है, इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक। पहले ये इराक में थे और धीरे धीरे ये सीरिया में आ गए, इसलिए बोलते हैं इसको इस्लामिक स्टेट्स ऑफ इराक एंड सीरिया। ये दो ग्रुप्स हैं, ये दो ग्रुप्स। अब ये देखो, टेररिज्म को अपने दो पार्ट से बांटा गया है। एक तो जब USSR था उसके पहले, एक इसके खत्म होने के बाद, दो इराद होती हैं। जो पहले था, पहले इसके बारे में देखते हैं अपने यहाँ पर। जो बाद वाले कौन से हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि तालिबान है या अलकायदा है या जो इंडिया में टेररिज्म है, ये सारे उसके बाद वाले हैं, जो आज अपने को दिख रहे हैं जिस फॉर्म में, इसके बाद वाले हैं, ठीक है। जैसे जो मतलब जब वो कोल्ड वॉर खत्म होने के बाद, आफ्टर कोल्ड वॉर इरा है, वो जो ग्रुप्स हैं, एक तो वो टेररिज्म है, एक उसके पहले वाले बाद वाले में है, जैसे जिसके खिलाफ अब मिलिट्री एक्शंस भी हो रहे हैं, ठीक है। मतलब जो किसी देश ने शुरू नहीं किया ऐसे मारने, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं। जो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं वो तो आज वाले हैं, एक कुछ हैं पहले वाले, ठीक है। मतलब जिसमें कोई देश नहीं है, बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्रीज, देश की सीमाओं से परा जाकर जो काम कर रहे हैं, एक वो टेररिज्म है। जैसे अपने आप को बता रहे थे, इराक ईरान में टेररिज्म है, ठीक है। इराक में, ईरान में, शिया सुन्नी में, ये जो टेररिज्म है एक तो वो है। एक कोल्ड वॉर से पहले था, लड़ाइयां तब भी होती थी, धमकियां तब भी दी जाती थी। अमेरिका ने 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम फेंके थे। वो एटम बम फेंके थे जापान को डराने के लिए कि तुम टिक जाओ, वो भी एक टेररिज्म ही था, ठीक है ना। टेररिज्म का मतलब ये नहीं कि सिर्फ इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स ऑर्गेनाइजेशंस है वो कुछ कम कर रहे हैं सरकार के खिलाफ या लोगों को डराने के लिए, सिर्फ वही टेररिज्म नहीं है। टेररिज्म की डेफिनेशन है डर पैदा करने के लिए किया गया काम, टू मेक टेरर, टू मेक ट्रेम्बल वन, ठीक है, ये है। तो इनको डराने के लिए फेंका गया, तो ये भी टेररिज्म था। लेकिन जो मॉडर्न टेररिज्म है वो मानते हैं कोल्ड वॉर के बाद शुरू हुआ है, जब 1989 को सोवियत यूनियन टूट गया था, खत्म हो गया था। जब कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी, उसके बाद का जो टेररिज्म है वो है मॉडर्न टेररिज्म, जिसको आज के टाइम में मानते हैं। तो सबसे पहले जो घटना मानते हैं वो 1980s की मानते हैं, जब सेंट्रल अमेरिका में थोड़ा बहुत टेररिज्म आया था, ठीक है। ये है जो अमेरिका वर्ल्ड का पर्सपेक्टिव क्या है। अब जो टेररिज्म है वो किसी एक कंट्री में नहीं रह गया, पूरी दुनिया में फैल चुका है। जैसे आपको मैंने बताया था कि ISIS है, ये पहले इराक में था, ये बहुत ज्यादा फैल गया था। इराक से ये थोड़ा बहुत ईरान में भी चला गया था, सीरिया में भी आ गया था, टर्की में भी चला गया था, मतलब आसपास की हर कंट्रीज में फैल गया ये। इसके अलावा ये अफगानिस्तान में है, इंडिया में है, पाकिस्तान में है, ठीक है, बांग्लादेश में भी है, किसी न किसी फेमस कंट्री में भी धमाके, न्यूजीलैंड में कभी कभी बम फट जाते हैं, टेरर हमला हो जाते हैं। बड़ी जो पीस कीपिंग कंट्रीज है वहां पर भी, ऑस्ट्रेलिया में हो जाते हैं, या फिर जो बड़े बड़े कंट्रीज हैं जैसे यूगोस्लाविया है, आज के टाइम में तो ये नहीं है, या चेकोस्लोवाकिया है, या मोरक्को है, घाना है, कांगो है, इन कंट्रीज में भी है। मतलब जो टेररिज्म है वो किसी एक कंट्री में ना रहकर ग्लोबली हो गया ये।
ठीक है। इनका जो नेटवर्क है वो ग्लोबली है। जैसे आपको कुछ मैं फेमस तो नहीं कहेंगे, मतलब कुख्यात ही है ये, इनफेमस ही है ये। आपको कुछ टेरर ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताता हूं जो शायद आपने सुने भी हो, जैसे कि अल कायदा। अल कायदा ये एक टेरर ग्रुप है। इसके अलावा जैसे श्रीलंका में बड़ा फेमस होता है कलिट्टे। ये हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जो राजीव गांधी जी, उनका असैसिनेशन हुआ था, उनकी हत्या हो गई थी, वो इन्होंने की थी। इसके अलावा बोल देते हैं और भी छोटे मोटे, खालिस्तान बोल दिया या ऑर्डन बोल दिया, या फिर कई मान लेते हैं। अब थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये सभी चलते हैं, थ्योरी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पर, जो 1975 से स्टार्ट हुई है। मतलब अपना हक चाहिए तो वो लड़ाई लड़कर ही मिल सकता है, इस पर ही चलते हैं। अब अपने थोड़ा और आगे चलते हैं। टेररिज्म का एक और मतलब है, फनेटिसिज्म एंड टेररिज्म, आपस में क्या कनेक्शन है? देखो, फनेटिक क्या होता है? कट्टर। कट्टर मतलब जो ज्यादा धार्मिक है, ठीक है, अभी धर्म को, रिलीजन को मानो तो ज्यादा ही उसकी परंपराओं को फॉलो कर रहे हैं, जिससे बाकी धर्मों का या बाकी लोगों का नुकसान हो रहा है, उस चीज को बोलते हैं फनेटिसिज्म, धर्मांधता। और टेररिज्म तो आपको पता ही है। इनका आपस में क्या कनेक्शन है? तो देखिए, पिछले 25-30 सालों से, पिछले 25-30 सालों से जो टेररिज्म है, उसमें जो सबसे ज्यादा परसेंटेज या सबसे ज्यादा जो टेररिज्म माना गया है, वो माना गया है इस्लामिक टेररिज्म। देखिए, मैं किसी भी धर्म पर टिप्पणी नहीं कर रहा, लेकिन ये माना जा रहा है, बुक में लिखा आपके, और मानते भी इसको लोग, कि जो इस्लाम, जो ज्यादातर टेररिज्म है वो मुस्लिम है, वो इस्लाम वाले हैं। अब ये है नहीं है, ये तो एक बड़ी डिबेट का सब्जेक्ट है कि अपने इसको इस्लामिक ही बोलना चाहिए, क्योंकि इस्लाम कभी नहीं कहता कि टेरर करो, दंगे करो, ऐसे लोगों को, बेगुनाह लोगों को मार दो, ये बात कभी भी इस्लाम नहीं कहता। लेकिन जो टेररिस्ट हैं वो मानते हैं कि हमें इस्लाम ने इसके लिए कहा है। कहीं भी लिखा होगा, कुरान शरीफ है, बड़ी ही पवित्र बुक है, पवित्र ग्रंथ है, उसमें कहीं नहीं लिखा कि बेजुबान लोगों को या फिर निर्दोष लोगों को, इनोसेंट पीपल्स को, बच्चों को मार दो, कहीं नहीं लिखा ऐसे। लेकिन जो टेररिस्ट हैं वो मानते हैं कि हमने यहां से सीखा है, इस्लाम से सीखा है कि हमने हमारे हकों के लिए लड़ना है, ठीक है। अब इसमें भी है, जैसे शिया है और सुन्नी है। शिया सुन्नी क्या है? इस्लाम के दो, मुस्लिम के दो पार्ट हैं, ये आपस में लड़ते रहते हैं कि हम तुमसे बेटर हैं, हम तुमसे बेटर हैं, ठीक है ना। जैसे मिडिल ईस्ट है, मिडिल ईस्ट में कंट्री कौन सी है? यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, और भी ओमान है, ठीक है, ईरान है, इराक है। इनकी आपस में लड़ाई क्या है? यही है, एक कंट्रीज में शिया है, एक में है सुन्नी है। ये एक दूसरे को अपने से बेटर समझते हैं, इसलिए लड़ाई करते हैं, अपने टेररिस्ट दूसरे देश में भेजते हैं, और मतलब कि कंफ्लिक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये जो टेररिज्म है, दिखाते हैं कि हमने हमारे धर्म को बचाना है, उसके लिए हम लड़ाइयां लड़ रही हैं, जन्नत नसीब होगी, ऐसे मतलब ऐसे ब्रेन वॉश कर देते हैं। जो टेररिज्म है ना, ये एक असली लड़ाई से ज्यादा क्या है, साइकोलॉजिकल फैक्ट है। इनको लग रहा है कि हम हमारे धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं, तुम्हें जिहाद मिलेगा। सुना आपने जिहाद जैसे वर्ड कैसे आई है? वो यहीं से आई है, फैनेटिज्म से। धर्म के नाम पर लोगों को आप ब्रेन वॉश कर देते हैं। धर्म नहीं बताता कि ऐसा करो, जिहाद, लोगों को मारो और जिहाद हो जाओ, खुद भी मर जाओ, जिहाद हो जाओ, मतलब कि अपने धर्म के लिए कुर्बान होना एक टाइप से, उसे बोलते हैं जिहाद, ठीक है। तो ये चीज बड़ी चल रही है। और देखते हैं, अब अपने देखते हैं कि इंडिया में इसका क्या कनेक्शन है।
देखिए, इंडिया में भी कुछ हद तक इस्लामिक टेररिज्म था, इस्लामिक है भी, अभी भी टेररिज्म है जम्मू एंड कश्मीर JNK में। वहां पर कह रहे हैं कि हम लोग जो माइनॉरिटी है, मुस्लिम है, देश में कम है, उनको बाहर से पावर्स है। अब वो कौन है? वो है हमारा पड़ोसी पाकिस्तान। अब पाकिस्तान है, वो मानता है, देखो आपको पता होगा कि जब देश आजाद हुआ तो अलग अलग प्रिंसली स्टेट से वो मिल रही थी, उनका रीऑर्गेनाइजेशन हो रहा था। तो जम्मू एंड कश्मीर लास्ट तक ना तो इंडिया में मिली ना पाकिस्तान में मिली। आपको थोड़ी सी पहले बताते हैं हिस्ट्री क्या है इनकी। देखिए, एक तरफ इंडिया बन गया, एक तरफ बन गया पाकिस्तान। इधर था कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख रीजन। इन्होंने लास्ट टाइम तक डिसाइड नहीं किया कि हमने इंडिया में जाना है या पाकिस्तान में जाना है। यहां की जो आबादी थी वो थी मुस्लिम, और यहां के जो राजा थे वो थे हिंदू। अब इस राजा को, इस किंग को पता था कि अगर मैं इंडिया में चला गया या पाकिस्तान में चला गया तो मेरी नहीं चलेगी, वहां की गवर्नमेंट की चलेगी। जो पावर आज मेरे पास है वो खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने लास्ट टाइम तक ये किसी की साइड नहीं गए। तो हुआ क्या, एक वक्त आया जब पाकिस्तान ने कहा कि हम इसको करेंगे, कब्जा करेंगे, तो इसने कर दिया इस पर हमला। अब उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया दोनों की जो आर्मी थी, उस आर्मी का कंट्रोल था ब्रिटिशर्स के पास। ठीक है, तो आर्मी यहां तक तो पहुंच गई, लेकिन जो आर्मी का जो कमांडर था वो एक अंग्रेज था, एक ब्रिटिशर था। उसने बोल दिया कि मैं नहीं हमला करूंगा। तो पाकिस्तान वालों ने क्या किया कि लोकल लेवल पर कह लो कि अपने गुंडे या टेररिस्ट इकट्ठे किए और जम्मू पर हमला कर दिया, अटैक कर दिया। अब जम्मू वाले किंग को पता लगा कि मेरे पास तो कुछ बचेगा नहीं, तो लूट लेंगे सब। तो ये चले गए इंडिया वाले के पास। तो इन्होंने क्या किया, तब तक ऐसा सोच रहे थे कि जम्मू कश्मीर को मिलाना है नहीं मिलाना, ये फैसला वहां की जनता का होना चाहिए। मतलब वहां पर एक पब्लिक पोल होना चाहिए कि आपने फ्री रहना है पाकिस्तान में या इंडिया में, ऐसी बातें चल रही थी। तो वहां के जो राजा थे, वो उसका नाम था हरि सिंह। वो राजा घबरा गए और उन्होंने अर्जेंटली एक मीटिंग की। तब के किंग थे, जो सॉरी तब के जो वायसराय थे हमारे माउंटबेटन, उनके साथ, कि इंडिया को बोलो कि हमारी मदद करे, क्योंकि इंडिया की आर्मी बड़ी है, मदद करे। तो इंडिया वाले बोले कि हम मदद क्यों करें, भी जब तक आप हमारी कंट्री का पार्ट ही नहीं हो, हम मदद क्यों करें। हम पहले इतने दुखी हैं, हमारे पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, हम किसी और स्टेट को बचाने के लिए अपने रिसोर्सेज वेस्ट क्यों करें। तो इनके अंदर एग्रीमेंट होगा कि हम आपका कुछ ना कुछ स्टेट बन जाएंगे। तो क्या ठीक है, तो उस दिन एग्रीमेंट पर साइन कर दिए हरि सिंह ने, इस किंग ने, और JNK वो इंडिया का एक पार्ट बन गया। अब इन्होंने हमला कर दिया, आधा कश्मीर इन्होंने कब्जा कर लिया और आधा हमने ले लिया। लेकिन पाकिस्तान ये मानता है कि ये जो हरि सिंह ने एग्रीमेंट पर साइन करके जो इंडिया में शामिल हो गया, ये मजबूरी में हुआ है। वहां की जनता है, पब्लिक है, वो मुस्लिम है, वो तो पाकिस्तान में आना चाहती है। लेकिन इंडिया ये मानता है, और सही भी है इंडिया की बात, कि ये मुस्लिम है लेकिन ये आना तो चाहते हैं इंडिया में। अब इस चीज की लड़ाई है। अब कश्मीर का कुछ पार्ट है पाकिस्तान के पास, जिसको बोलते हैं POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, और बाकी का पार्ट है इंडिया के पास। ठीक है, इसमें से कुछ पार्ट लद्दाख का चाइना के पास है, ठीक है, जिसको बोलते हैं अक्साई चाइना, अक्साई चीन। अब ये जो हिस्सा है जो इंडिया के पास है, इसको पाकिस्तान कहता है कि आजाद कर दो, हमारे अंदर शामिल कर दो। तो इसके लिए वो यहां पर क्या है, डायरेक्ट मिलिट्री तो भेज नहीं सकता, तो वो भेजता है टेररिस्ट। तो जो इंडिया के अंदर JNK में टेररिज्म है, वो दो टाइप से बांटते हैं। एक तो टेररिज्म है इस्लामिक टेररिज्म, और दूसरा है फ्रीडम फाइटर टेररिज्म, जो अपने आप को फ्रीडम फाइटर बोलते हैं, वो वाला टेररिज्म।
एक तो बोलता है कि यहां पर जो मुसलमान हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनके साथ भेदभाव हो रहा है, तो हम हमारे मुसलमान भाइयों को बचाएंगे। ऐसे उनको लगता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं। तो ऐसा करने के लिए वो भेजते हैं, जिसे बोलते हैं इस्लामिक टेररिज्म, जिसमें जैसे जिहाद आ जाता है कि अपने धर्म के लिए जान दे सकते हैं। जैसे अपने लास्ट टॉपिक में पढ़ा था ना कि फनेटिसिज्म मतलब क्या होता है, कट्टरपंथ, वो कट्टर हैं लोग। और दूसरा है, इनको लगता है कि हमने देश को आजाद कराना है। दो टाइप का टेररिज्म है। अब इसको हटाने के लिए कुछ हमारे पास लॉ भी हैं, जो कानून है वो पास किए गए हैं। अब एक बात तो है, अब जो देश ना टेररिज्म को पालता है उसका भी नुकसान होता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जो अमेरिका है उसने तालिबान को सपोर्ट किया कि ये बंदे तो फ्रीडम फाइटर्स हैं, अपने देश को आजाद करवा रहे हैं। और बाद में जब तालिबान पावर में आ गया उसने अमेरिका को ही मारा। ठीक है, वैसे ही अफगानिस्तान में एंट्री लेने के लिए, अब अफगानिस्तान में एंट्री क्यों लेनी थी? रशिया को सबक सिखाने के लिए, रशियंस को सबक सिखाने के लिए अफगानिस्तान में एंट्री चाहिए थी, और उसके लिए एक जगह चाहिए थी। वो जगह के रूप में इन्होंने चुना पाकिस्तान को। किसने? अमेरिका ने। अमेरिका ने रशिया के साथ कोल्ड वॉर में लड़ाई करनी थी, सीधा इस पर अटैक कर नहीं सकता, तो अफगानिस्तान के जरिए इस पर अटैक करना था। अफगानिस्तान में एंट्री लेने के लिए पाकिस्तान का लैंड, इसकी जगह इसने यूज करनी थी, इसलिए इसने पाकिस्तान को सपोर्ट किया, पाकिस्तान के टेरर को भी सपोर्ट किया, जिसके कारण पाकिस्तान का टेररिज्म इंडिया में आया। लेकिन एंड ऑफ द डे एक लॉ है न्यूटन का, एक्शन एंड रिएक्शन लॉ। एवरी एक्शन हैज ए इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। पाकिस्तान में भी हमला हुआ। आज के टाइम में पाकिस्तान जो सबसे ज्यादा टेररिज्म एक्सपोर्ट करता है, उसके अंदर भी टेररिज्म हुआ है। सबसे बड़ी घटना इसके अंदर जो हुई, देखो टेररिस्ट है वो, उनका कोई वो नहीं है, कोई आइडियोलॉजी नहीं लगी है, उसने लोगों को डराना था, साइकोलॉजिकल इफेक्ट करना था। लेकिन 2017 में, मई 2017 में पाकिस्तान के पेशावर में एक स्कूल पर, जहां पर बच्चे पढ़ रहे थे, एजुकेशन ले रहे थे, तालीम ले रहे थे, वहां पर हमला करके स्कूल के सभी बच्चों को मार दिया। खून के साथ भीगे बैग, टिफिन उनके। अब यहां से उनको कौन सी आजादी मिल जाएगी? ये बच्चे उनके कौन से आजादी को रोक रहे हैं? कौन से उनके इस्लाम को खतरा है इन बच्चों से? तो ये जो सोच है, इनका मकसद एक ही रह गया है, अपने इंटरेस्ट को पूरा करना, पावर में आना। शुरू में मैंने आपको बताया था कि जो इनके शुरुआती जो इंटरेस्ट थे वो कुछ हद तक ठीक भी थे। एक टाइप से थोड़े बहुत ये फ्रीडम फाइटर थे, ये एक वेपन था वीक का पावरफुल के अगेंस्ट। लेकिन धीरे धीरे इनकी डेफिनेशन बदल गई है। ठीक है, आज के टाइम में इनका एक ही मकसद है, वो है पावर में आना। उसके लिए फेयर और अनफेयर मीन्स यूज करते रहते हैं। ये है। अब आप अपने आगे और देखते हैं कि इंडिया में कैसे हुआ ये। इंडिया में टेररिज्म की नेचर क्या है, नेचर ऑफ टेररिज्म इन इंडिया, ये देखेंगे। पहले तो आपको पता लग गया कि दो टाइप की है, एक इस्लामिक, एक फ्रीडम फाइटर वाली। अब टेररिज्म का इंडिया में आने का मतलब क्या है? एक तो है क्रिएट फियर। ये लोगों के दिल में डर पैदा करना चाहते हैं। देखो इतने इनके पास बम नहीं है कि सारे लोगों को मार देंगे या पूरे देश को नुकसान पहुंचा देंगे। ये एक जगह पर हमला करके पूरे देश को डराना चाहते हैं। ठीक है ना? अब ये सबसे ज्यादा है कहां पर? ये सबसे ज्यादा है बॉर्डर स्टेट्स में, जैसे कि कश्मीर, बिहार, नॉर्थ ईस्ट जैसे अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। इंडिया के इन पार्ट्स में टेररिज्म, और टेररिज्म का ही एक नया रूप आ गया है नक्सलिज्म, वो यहां पर है। अब बात करते हैं
इंडिया के ही अंदर जो टेरर का दूसरा रूप है नक्सलिज्म क्या है। देखिए नक्सलिज्म शुरू में क्या था, जो लैंड लॉर्ड, देखो डीपीएसपी में हमने पढ़ा था कि लैंड रिफॉर्म्स करने जरूरी है लोगों को आगे लाने के लिए, क्योंकि जो एक तरीके से देखो जो इंडस्ट्रियलिस्ट है उसने भी कुछ हद तक मेहनत की है, रिस्क लिया है अपना बिजनेस शुरू करने के लिए, लेकिन जो जमींदार हैं, जो लैंडलॉर्ड्स हैं, उन्होंने तो कुछ नहीं किया। वो तो एक बीच की कड़ी है गवर्नमेंट के और किसानों के, फार्मर्स के, वो तो उनकी खा रहे हैं। तो ये बात क्या, कोलकाता में 2-3 गांव थे, एक था सिल्लीगुड़ी और एक का नाम था नक्सलगुड़ी। ये 2 गांव थे। यहां के लोगों ने उस लोकल एक लैंडलॉर्ड को 1965 की बात आई है तब मार दिया और एक नया मूवमेंट चालू हो गया जिसको बोल दिया नक्सल मूवमेंट। शुरू में तो था ये कि एक अपने राइट्स के लिए, अपने अधिकारों की लड़ाई थी, लेकिन धीरे धीरे आज के टाइम में जो नक्सलिज्म है उसका मतलब सिर्फ एक ही रह गया है, पावर में आना। आज के टाइम में जो नक्सल के लीडर हैं वो कोई अपने लोगों को बचा नहीं रहे हैं, वो लोगों को पढ़ने नहीं दे रहे हैं, अपनी एजुकेशन दे रहे हैं, लोगों को बाहर के जो स्टेट्स हैं, बाहर की जो दुनिया है उससे जुड़ने नहीं दे रहे हैं, वो उनका कोई भला नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ अपने इंटरेस्ट पूरे कर रहे हैं। वो है अपने आप को पावर में रखना। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अमेरिका के लिए भी यही बात है, अमेरिका का ना कोई दोस्त है ना कोई दुश्मन है, अमेरिका हर काम करता है अपने फाइनेंशियली इंटरेस्ट के लिए। ओके, अपने उसको बस पैसे चाहिए, कहीं से मिल जाएं। उसने दुनिया भर में अपने हथियार बेचने हैं और उसके लिए क्या कोई चीज सही है चाहे गलत है, जहां पर उसको फायदा दिखेगा वहां पर अपने सैनिक बेचता है, और जहां पर कितना ही लड़ाई हो जाए, कितनी अशांति फैल जाए, पीस खत्म हो जाए, अगर उसको वहां पर अपना फायदा नहीं दिखता वहां पर वो किसी को नहीं भेजेगा। ठीक है, अब अपने देखते हैं नक्सलिज्म के बारे में। उससे पहले अपने देखते हैं भी और कौन कौन स्टेट्स हैं जो इससे दुखी हैं। नक्सल वाले स्टेट कौन कौन से हैं। नक्सल देखो पहले भारत के अंदर इंडिया में 19 स्टेट्स में था, लेकिन आज के टाइम में ये बहुत कम हो गया है। नक्सल के अंदर हमारी स्पेशल फोर्स हैं, सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ के कोबरा कमांडोज हैं, उसके कारण ये कम हुआ गया है। तो आज के टाइम में सिर्फ 5 स्टेट्स हैं जहां पर नक्सल है। वो कौन कौन से हैं, एक तो है छत्तीसगढ़, और कौन से हैं, कुछ हिस्सा बिहार का बस्तर वाला, कुछ हिस्सा झारखंड का। देखो झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़, इनका एक ट्राई पॉइंट है, वहां पर नक्सल ज्यादा है। आपने सुना होगा ना एक बस्तर वाला एरिया, वो वाला एरिया, वहां पर नक्सल ज्यादा है, क्योंकि वहां पर क्या है, वो उस एरिया की जियोग्राफिकल लोकेशन ही ऐसी है कि वहां पर वो अंदर छिप जाते हैं जंगलों में। ठीक है, इसके अलावा आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, ये है जो आज के टाइम में कुछ ज्यादा एक्टिव है। बाकी स्टेट्स भी थे, जैसे कि तमिलनाडु था, महाराष्ट्र तक पहुंच गया था नक्सलिज्म, लेकिन आज के टाइम में कम हो गया है। ठीक है, तो ये था इंडिया में नक्सलिज्म। और भी अपने पढ़ेंगे कि क्या इसका सोशल बैकग्राउंड है और क्या इसके साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं और मीडिया में इसका क्या लेन देन है और क्या इससे अपने को सीखने को मिलता है, कंक्लूजन निकलता है। एक आपको बात जाते थे वो बताता हूं मैं, इंडिया के टेररिज्म में क्या था। इंडिया के अंदर जो पहला टेरर अटैक हुआ था, वो अटैक हुआ था 12 मार्च 1993 में। आपने सुना होगा बॉम्बे ब्लास्ट, इंडिया का पहला टेरर अटैक, जिसमें 317 लोगों की जान गई थी। ठीक है, ये है हमारे इंडिया के टेररिज्म की हिस्ट्री। अब अपने आगे लेक्चर में इसके बारे में और पढ़ेंगे, तब तक के लिए मैं विदा लेता हूं। थैंक यू।